नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, आत्मचिंतन यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन। नमस्कार। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो भी काफी मिले जुले हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स भी, आपके नोट्स हैं, कुछ ब्लॉग पोस्ट्स भी, तो काफी कुछ है खंगालने को। हाँ, काफी सामग्री है और हमारा मकसद यही है कि इन सब स्रोतों से आत्मचिंतन का जो निचोड़ है उसे समझें कि ये असल में है क्या, मतलब ये क्यों इतना जरूरी है जैसा कई स्रोतों में बताया गया है, और इसे करने के सही तरीके क्या हो सकते हैं। हाँ, और सबसे अहम शायद ये कि इसे अपनी आदत कैसे बनाया जाए रोजमर्रा की जिंदगी में। बिल्कुल, ये कुछ वैसा ही है जैसे वो पुरानी यूनानी कहावत है ना, खुद को जानो, या सुकरात ने कहा था कि बिना जांच पड़ताल वाला जीवन जीने लायक नहीं है। आपके कुछ स्रोतों में इसका जिक्र भी है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आत्मचिंतन है क्या? जैसा कि कई लेख साफ करते हैं, ये सिर्फ यूं ही बैठे बैठे कुछ सोचना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने व्यवहार को और यहाँ तक कि अपने मूल्यों को भी ध्यान से एक सचेत तरीके से जांचने की प्रक्रिया है। आपके नोट्स में वो शब्द थे, इंट्रोस्पेक्शन और मेटाकॉग्निशन। हाँ, इंट्रोस्पेक्शन यानी अंदर झांकना, और मेटाकॉग्निशन मतलब अपनी सोच के बारे में सोचना कि हम क्यों और कैसे सोचते हैं या कुछ करते हैं। और इसका मतलब रिसर्च पेपर्स में तो इस पे काफी जोर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा फायदा तो है सेल्फ अवेयरनेस बढ़ना, खुद के बारे में जागरूकता। और एक दिलचस्प बात जो उन पेपर्स में थी वो ये कि असल में बहुत कम लोग, शायद सिर्फ 10-15% लोग ही सही मायने में सेल्फ अवेयर होते हैं। अच्छा, भले ही हमें लगता हो कि हम हैं। हाँ, भले ही ज्यादातर लोग मानते हो कि वो हैं। इसके अलावा ये बेहतर फैसले लेने में मदद करता है, हमारी इमोशनल रेगुलेशन यानी भावनाओं को समझने और संभालने की क्षमता को बढ़ाता है, और इससे पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों में मदद मिलती है। कई ब्लॉग पोस्ट्स में तो इसे ऑटो पायलट मोड से बाहर आने का तरीका बताया गया है। हाँ, मतलब जिंदगी को बस यूं ही चलने देने के बजाय उसे सचेत होकर जीना। बिल्कुल। अच्छा, एक और जरूरी बात जो कई स्रोतों में आई वो है चिंतन और जुगाली यानी रिफ्लेक्शन और रूमिनेशन के बीच का फर्क। ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत अहम है क्योंकि एक हमें आगे ले जाता है और दूसरा हमें एक ही जगह फंसाए रखता है। सही। देखिए, जो अच्छा चिंतन है वो उत्सुक होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। उसमें सवाल ऐसा होता है कि मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूँ। जबकि रूमिनेशन या जुगाली वो नेगेटिव होती है। हम बस गलतियों या प्रॉब्लम्स में अटके रहते हैं बिना किसी समाधान के, सोचते रहते हैं मैं इतना बेवकूफ क्यों हूँ या ऐसा क्यों हुआ। हाँ, वो एक लूप जैसा बन जाता है। बिल्कुल। और आपके नोट्स में एक अच्छी बात थी कि चिंतन करते वक्त क्यों के बजाय क्या वाले सवाल पूछना अक्सर ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे ये पूछने के बजाय कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये पूछना कि किन हालात में मैंने आज सबसे अच्छा महसूस किया, या वो क्या बात थी जिसने मुझे उस तरह से रिएक्ट करने पर मजबूर किया। ये हमें सीखने पर फोकस करने में मदद करता है। ये अच्छा पॉइंट है। तो फिर तरीकों पर आते हैं, प्रैक्टिस कैसे करें? जर्नलिंग का जिक्र तो बहुत है आपके ब्लॉग्स और नोट्स में। हाँ, जर्नलिंग को तो कई लोग, मतलब कई स्रोत इसका आधार मानते हैं। ये हमारे विचारों को एक स्ट्रक्चर देता है और हमें पैटर्न पहचानने में मदद करता है। इसके भी कई तरीके हैं, जैसे फ्री राइटिंग, जिसे ब्रेन डंप भी कहते हैं, बस जो मन में आए लिखते जाना। अच्छा। या फिर प्रॉम्प्ट आधारित जर्नलिंग, जिसमें आप कुछ खास सवालों के जवाब लिखते हैं। और एक और है आभार जर्नलिंग यानी ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। हाँ, आजकल काफी पॉपुलर है। बिल्कुल। और वो पेन पेपर बनाम डिजिटल वाली बहस भी थी। कुछ कहते हैं कि हाथ से लिखने पर सोच गहरी होती है, इमोशनल कनेक्शन बनता है, डिजिटल की अपनी सुविधा है। जरूरी शायद ये है कि नियमित रूप से किया जाए, है ना? हाँ, नियमितता सबसे जरूरी है, तरीका चाहे जो भी हो। जर्नलिंग के अलावा कुछ स्ट्रक्चर्ड मॉडल्स का भी जिक्र था, जैसे वो ड्रिस्कल्स मॉडल। हाँ, ड्रिस्कल्स मॉडल वो आसान है। क्या हुआ तो क्या, मतलब इसका क्या महत्व है और अब क्या, यानी आगे क्या करना है। सिंपल और प्रैक्टिकल लगता है। और स्वॉट एनालिसिस का भी जिक्र था, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, अपनी ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे पहचानना। ये करियर प्लानिंग वगैरह में काम आ सकता है। और एक और तरीका था फीडबैक मांगना, भरोसेमंद लोगों से पूछना कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, ये मुश्किल हो सकता है पर अपने ब्लाइंड स्पॉट्स देखने के लिए जरूरी है। बिल्कुल, वो बातें जो हम खुद नहीं देखते। लेकिन इसे आदत बनाना ये आसान नहीं होता, कई बाधाएं आती हैं। समय की कमी सबसे आम है शायद। हाँ, समय की कमी, ध्यान भटकना, कभी कभी शुरू करके छोड़ देना, या फिर वो परफेक्ट करने का दबाव, परफेक्शनिज्म। आपके एक नोट में वो मजेदार बात थी कि कैसे सेल्फ रिफ्लेक्शन टाइम अक्सर सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग टाइम बन जाता है। हाँ, वो होता है, लेकिन इन बाधाओं से निपटने के तरीके भी हैं। जैसे समय की कमी को असल में प्राथमिकता का मुद्दा समझना, मतलब टाइम निकालना पड़ेगा। हाँ, कैलेंडर में डालना, रोज बस 5-10 मिनट से शुरू करना भी ठीक है, छोटी शुरुआत। और शांत जगह ढूंढना। हाँ, शांत माहौल बनाना, या फिर किसी दोस्त के साथ अपनी प्रोग्रेस शेयर करना, उससे थोड़ी जवाबदेही बनती है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जैसा कुछ। हाँ बिल्कुल। और वो हैबिट लूप वाली बात भी थी एक लेख में, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड, आदत बनाने का विज्ञान। और सबसे जरूरी मेरे ख्याल से है सेल्फ कंपैशन, खुद के प्रति दयालु होना। कि अगर 1-2 दिन छूट भी गया तो कोई बात नहीं, प्रोसेस पे फोकस करना, ना कि सिर्फ परफेक्ट रिजल्ट पर। ये बहुत जरूरी है। और आखिर में बात आती है एक्शन की। सिर्फ सोचते रहना काफी नहीं है। बिल्कुल। कई स्रोतों ने यही कहा कि आत्मचिंतन का असली मकसद सिर्फ समझना नहीं, बल्कि उस समझ को इस्तेमाल करके लगातार बेहतर बनना है, वरना वो सिर्फ इनसाइट के लिए पार्किंग लॉट बनकर रह जाएगा। हाँ, ये अच्छी फ्रेज है। तो इनसाइट्स को एक्शन में कैसे बदलें? इसका एक तरीका है स्मार्ट गोल्स बनाना,
आपके कुछ रिसोर्सेज में इसका जिक्र था। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। हाँ। तो सिर्फ ये सोचने के बजाय कि मुझे बाउंड्री सेट करनी है, एक स्मार्ट लक्ष्य हो सकता है। इस हफ्ते मैं काम पर कम से कम एक गैर जरूरी रिक्वेस्ट को ना कहूंगी। ये साफ है, इसे मापा जा सकता है। ये ज्यादा ठोस है। तो कुल मिलाकर इन सभी स्रोतों से यही निकल कर आ रहा है कि आत्मचिंतन एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। हाँ, और ये बहुत शक्तिशाली स्किल है। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह के विकास के लिए जरूरी है और इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसा हमने देखा। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ते हैं जो आपके श्रोतों की भावना से जुड़ा है। आज ही अपनी आत्मचिंतन यात्रा शुरू करने या उसे फिर से ताजा करने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा आसान सा कदम है जो कोई भी उठा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। इस बेहतरीन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार तक सोचते रहिए और सीखते रहिए। What if I told you there's a secret superpower, a hidden cheat code to the game of life that's already locked inside you? A power that can make you stronger, smarter, and happier every single day. Well, get ready, because today we're going to find the key and unlock it together. Have you ever truly wondered where your greatest strength lies? It's not in a lucky charm or in someone else's hands. It's right here, inside your own mind, in your thoughts, your actions, and your feelings. Today we begin the thrilling journey to awaken that power. Friends, we're talking about self-reflection. Now, I know it might sound like a heavy word from a boring textbook, but believe me, it's the most exciting adventure you'll ever take. Think of it like this. Your life is a blockbuster movie, and you are the superstar. Self-reflection is simply hitting the rewind button for a few minutes at the end of each day. You get to watch the dailies, the rushes of your own life. You see the scenes and ask, how did that conversation go? What was my dialogue? How was my performance? For instance, maybe you had a small argument at work or college today. Later, when you're calm, just take 5 minutes. Ask yourself, why did I react that way? Could I have handled it with more grace? How must the other person have felt? This isn't about finding fault or blaming yourself. It's about becoming a better actor in your own life story. And this isn't just for the difficult scenes. It's also the secret map to finding the treasure in your happy moments. Think about a time you felt truly amazing today. What were you doing? Who were you with? When you find the source of your joy, you can create more of it. It's exactly like being a gardener for the beautiful garden of your mind. You gently pull out the weeds of negative thoughts, you water the seeds of good ideas with positivity, and you add the manure of new hope. And it all starts with one tiny step. So here's a challenge for you tonight. Before you sleep, grab a diary or just the Notes app on your phone and answer these 3 magic questions. First, what was the absolute best part of my day? Second, what's one new thing I learned today? And third, how can I be just 1% better tomorrow? Just these 3 questions. That's the secret key to your new journey. Your true, unstoppable power is hidden inside you. Recognize it, understand it, and become a better you every single day. Self-reflection is that magic mirror that doesn't just show you your face, but reveals your true character. It teaches you how to learn from your mistakes, how to celebrate your victories, and how to build a stronger you for every tomorrow. This is the never-ending, exciting adventure of continuous improvement. If you are ready to walk on this path of self-discovery with us, write "I am ready" in the comments. Share this video with that one friend you want to see succeed with you. And of course, hit that subscribe button and become a part of this incredible family. So let's begin this beautiful journey starting today. Remember, you are the writer, you are the director, and you are the hero of your own story. Until next time, keep exploring and keep growing. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵੈ ਚਿੰਤਨ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੇਖ, ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਤੇ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਧੀਰਜ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਬਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 15% ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਸਵੈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਓ ਸੱਚੀ? ਸਿਰਫ 10-15%? ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਵੈ ਚਿੰਤਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ? ਜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਹੈ
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚਤੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਵੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਲੋਕੀ EQ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, EQ। ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ EQ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਈਏ? ਸਰੋਤ ਇਹਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਰਨਲਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਲਿਖਣਾ। ਹਾਂ, ਜਰਨਲਿੰਗ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੈ ਬੇਰੋਕ ਲਿਖਤ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਜੋ ਮਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ, ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੱਬੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਰਚਿਤ ਸਵਾਲ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਿਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾਲੀ ਜਰਨਲਿੰਗ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ, ਯਾਨੀ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਇਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝੇ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਕਹੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਵਾਂਗ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਅਭਿਆਸ ਮੰਗਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਟਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਸਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡਿਸਕੋਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ, ਯਾਨੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਸਵੋਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਖਤਰੇ ਪਹਿਚਾਨਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ। ਹਾਂ, ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਦਤਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤੇ ਸਰੋਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਸਵੈ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਰੂਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੂਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਵੈ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਣਾ, ਵਧਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ। ਜਦਕਿ ਰੂਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੈ ਦਇਆ ਮਤਲਬ ਸੈਲਫ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਗੋਂ ਨਰਮੀ ਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਸਿਰਫ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਉਦੋਂ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ, ਸੋਚੋ, ਸਿੱਖੋ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਟੀਚੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਯਾਨੀ ਟੀਚੇ ਖਾਸ ਹੋਣ, ਮਾਪਣ ਯੋਗ ਹੋਣ, ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣ, ਠੁਕਵੇਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮਾਬੱਧ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਵੈ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਸਿੱਖੋ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਅਮਲ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚੋ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵੈ ਚਿੰਤਨ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਗਿਆਸਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲਗਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਾਂਗ ਦੇਖਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ। ਤੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਅੱਜ, ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੁਣੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਬਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੇਂद्री सबक ਕੀ ਹੋਵੇ? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर एक ऐसी खुफिया ताकत है जो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है, एक ऐसी शक्ति जो आपको हर दिन, हर पल और मजबूत और समझदार बनाए? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उस जादुई आईने का राज खोलने वाले हैं जो आपके अंदर ही छिपा है।
क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति कहाँ छिपी है? किसी खजाने में नहीं, किसी दूसरे इंसान में नहीं, वो शक्ति आपके अंदर है, आपके विचारों में, आपके कामों में, आपके एहसासों में। आज हम उसी शक्ति को जगाने का सफर शुरू करेंगे। दोस्तों, सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, पर यकीन मानिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो खुद से दोस्ती करने का एक खूबसूरत तरीका है। सोचिए आप एक फिल्म देख रहे हैं और उस फिल्म के हीरो आप खुद हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब है अपनी ही फिल्म को हर दिन थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना। ये देखना कि आज का सीन कैसा था, मैंने क्या डायलॉग बोले, मेरा एक्शन कैसा था, क्या मैं इस सीन को और बेहतर बना सकता था। जैसे मान लीजिए आज ऑफिस में आपका किसी से झगड़ा हो गया। गुस्सा शांत होने के बाद रात को बस 5 मिनट के लिए उस पल के बारे में सोचिए। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्या मैं कुछ और कह सकता था, सामने वाले को कैसा महसूस हुआ होगा। ये सवाल किसी और से नहीं, खुद से पूछने हैं। ये किसी गलती को पकड़ना नहीं, बल्कि उससे सीखना है। यह है सेल्फ रिफ्लेक्शन की पहली सीढ़ी। लेकिन ये सिर्फ मुश्किल पलों को सुलझाने के लिए नहीं है, ये आपकी खुशियों का खजाना ढूंढने की चाबी भी है। सोचिए उस दिन के बारे में जब आप बहुत खुश थे। क्या हुआ था ऐसा? आपने किसकी मदद की थी, या शायद आपने कोई नया काम सीखा था? जब हम अपनी खुशियों की वजह ढूंढते हैं तो हम और ज्यादा खुशियां अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। ये बिल्कुल एक बगीचे की देखभाल करने जैसा है। जैसे एक माली अपने पौधों को ध्यान से देखता है, सूखे पत्ते हटाता है, पानी देता है, खाद डालता है, वैसे ही हमें अपने मन के बगीचे की देखभाल करनी है। अपने बेकार के विचारों को हटाना है, अच्छी सोच का पानी देना है और नई उम्मीदों की खाद डालनी है। और ये सब होगा सिर्फ एक छोटे से कदम से। तो आज रात सोने से पहले एक छोटा सा काम कीजिए। एक डायरी या अपने फोन के नोट्स में बस ये 3 सवाल लिखिए और उनके जवाब सोचिए। पहला, आज सबसे अच्छा क्या हुआ? दूसरा, आज मैंने क्या सीखा? और तीसरा, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बस ये 3 सवाल, यही है आपके सफर की शुरुआत। आपकी असली शक्ति आपके अंदर छिपी है। उसे पहचानिए, समझिए और हर दिन बेहतर बनते जाइए। सेल्फ रिफ्लेक्शन वो आईना है जो आपको सिर्फ आपका चेहरा नहीं, बल्कि आपका असली किरदार दिखाता है। ये आपको सिखाता है कि अपनी गलतियों से कैसे सीखें, अपनी अच्छाइयों को कैसे सराहें और हर आने वाले कल के लिए खुद को और मजबूत कैसे बनाएं। ये निरंतर सुधार का एक कभी ना खत्म होने वाला रोमांचक सफर है। अगर आप भी आत्मचिंतन के इस सफर पर हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट्स में मैं तैयार हूँ लिखिए। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे आप अपने साथ आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए आज से ही इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। याद रखिए, आप ही अपनी कहानी के लेखक हैं, आप ही निर्देशक हैं और आप ही हीरो हैं। अगली बार तक खुद को जानते रहिए, खुद को संवारते रहिए। Welcome to The Explainer. Today, we're going to take this kind of vague idea of self-reflection and turn it into a powerful, learnable skill. And listen, this isn't just about, thinking more. It's about building a real, practical framework for living a life that's way more intentional and fulfilling. All right, here's our game plan. First, we'll nail down what true reflection even is. Then we'll check out all the amazing benefits. After that, we get hands-on with some practical tools. We'll figure out how to make it a real habit. And finally, how to turn all those aha moments into actual real-world impact. So first things first, let's get super clear on what we're actually talking about here. We've got to look beyond just the surface level to really get what genuine self-reflection is. And maybe even more importantly, what it is not. This whole idea of looking inward, it's not some new trend. It's as old as philosophy itself. We're tapping into ancient wisdom here from thinkers like Socrates, who reminds us that, hey, examining your own life, it's a timeless, fundamental part of being human. Okay, so what does that actually mean? This definition right here is key. Self-reflection isn't just passive daydreaming or letting your mind wander off. No, it's an active, conscious thing. It's like having a structured, intentional conversation with yourself to really understand how you tick. And this brings us to a really, really critical distinction. On one side, you have productive reflection. It's driven by curiosity. It asks questions like, okay, what happened here? So you can learn and grow. But on the other side, you've got rumination. That's judgmental. It gets stuck in a loop, asking, why am I like this? And that just leads to feeling awful, not to any insight. It's really the difference between a ladder up and a hamster wheel. So, what happens when you actually get this right? Well, the benefits, they don't just stay in your head. When you practice healthy reflection, it creates this incredible cascade of positive effects that literally ripple out into every single area of your life. And you can really see that ripple effect in action here. When you understand your own values better, you make better decisions. Simple as that. When you understand your emotions, you get better at managing them. And that self-awareness, it naturally spills over. It helps you build empathy, have stronger relationships, and even handle conflict better. It really does impact everything. All right, so we've covered the what and the why. Now let's get into the fun part, the how. Here are some super practical tools you can literally start using today to build this skill for yourself.
Okay, the absolute cornerstone, the foundation of a reflective practice is the journal. I mean, the simple act of writing stuff down forces you to organize your thoughts. It brings so much clarity to what can feel like total chaos inside your head. And it helps you spot patterns you would have totally missed otherwise. But look, journaling isn't a one-size-fits-all deal. You've got options. You can pick the style that really fits what you need right now. Free writing is awesome for just getting emotions out. Structured prompts are great if you want a little more focus. And a simple gratitude journal, it's a seriously powerful way to shift your whole mindset toward the positive. Now, if you want to analyze a specific event, a framework like Driscoll's model is fantastic. It's a super simple 3-step process. First, what? Just objectively describe what happened. Then, so what? Dig into why it mattered and what you learned. And finally, the most important part, now what? Plan what you're going to do differently next time. It's a perfect structure for turning an experience into actual wisdom. Here's another powerful tool, and this one's actually borrowed from the business world. It's a personal SWOT analysis. You start by taking a really honest inventory of your strengths. What are you genuinely good at? What are your core skills and your best traits? And from there, you look at your weaknesses. Now, this isn't about beating yourself up, not at all. It's about being courageous enough to see where you can grow. What are those areas where you know you need to develop or that give you trouble? Then the focus shifts. You start looking outward at opportunities. Where are the situations in your environment, at work, in your relationships, wherever, that you could actually use to your advantage to grow? And finally, you identify any external threats. These are the roadblocks, the challenges out there that could get in your way. See, by thinking about them ahead of time, you can be proactive and actually make a plan to handle them. Okay, so you've got the tools, that's awesome. But the real magic, the part that changes everything, is when you go from just trying these things once in a while to making them a consistent habit. That is how you unlock the long-term, truly transformative power of reflection. Building any habit, it all comes down to understanding this simple little loop in our brains. It starts with a cue, which is just a trigger. That leads to the routine, in this case, the reflection itself. And it has to end with a reward, like that feeling of clarity or calm or a new insight. That reward is what tells your brain, hey, let's do that again. And the cool part is we can actually design this loop on purpose. Start ridiculously small, like 5 minutes, that's it. Schedule it, put it in your calendar like it's a non-negotiable meeting. Create a cue for it, like maybe you do it right after you pour your morning coffee. Reduce friction, have your journal and pen sitting right there, ready to go, and hey, find a friend to tell about it. A little accountability goes a long way. And now for the final piece of the puzzle, which is, you could argue, the most important part of this whole thing. How do we make sure that all this looking inward actually leads to real, meaningful change in the real world? Oh man, I love this quote from our source material, the parking lot for insights. Isn't that such a perfect and relatable image? It's exactly where reflection can go wrong. We have these incredible aha moments, we write them down, and then they just sit there, and nothing actually changes in our lives. This right here is the million-dollar question we have to answer. How do you build that bridge from the internal world of awareness to the external world of action and real, tangible progress? Well, here's the answer. You build that bridge with SMART goals. This framework is what turns those vague intentions into a concrete action plan. By making sure your goals are specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound, you create a clear path forward. You basically turn your personal insights into an actual strategy you can execute. When you boil it all down, what we've been talking about today is really more than just a set of techniques. It's a fundamental mindset. It's a whole way of approaching your life with curiosity instead of judgment, with honesty instead of avoidance, and with a real unwavering commitment to your own growth. So let's end with a simple challenge that brings it all home. Don't wait for the perfect time or the perfect journal. The whole journey just starts with one small step. So what is the one question you're going to ask yourself today to get this whole rewarding practice started?